स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्रिया और काल इन दोनों का शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिया की, क्रिया हम कहते हैं जब किसी शब्द से हमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस तरह से उदाहरण हम देखें जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना आदि, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बाद दूसरा पॉइंट आता है धातु, कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब क्रिया का मूल रूप क्या, तो मूल रूप होता है, जैसे हमने ये क्रिया देखी, इस क्रिया में ना हमारा प्रत्यय लगा है, तो यानी जिस क्रिया के अंदर प्रत्यय नहीं लगा होता उसे हम क्रिया न कहकर धातु कहते हैं। तो जैसे ये हमारा धातु आ गया, ये धातु यानी क्रिया जिस अवस्था में जन्म ले रही है। जैसे यहाँ खाना था तो खाना शब्द का धातु क्या होगा, खा। पीना शब्द का धातु क्या होगा, पी। जाना शब्द का जा, और पढ़ना शब्द का पढ़। इसी तरह से हमारी बाकी और जो भी क्रियाएं होती हैं, अगर उनका धातु हमसे पूछा जाएगा तो हम इसी तरह से पहचानेंगे, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं क्रिया के प्रकार की, कि क्रिया का प्रकार कितना होता है या किस प्रकार से होता है। आपकी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से आता है, तो जल्दी से हम देखेंगे फटाफट से। जब हम क्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि क्रिया हमारे दो प्रकार की, मूल क्रिया या जिसको हमने धातु का नाम दिया, और दूसरा यौगिक क्रिया। मूल क्रिया क्या होती है, क्रिया जिस रूप में जन्म ले रही है वो मूल क्रिया यानी धातु, जो अभी हमने जाना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, जो किसी के योग से बनती है। हम कह सकते हैं कि जब धातु में हम कोई प्रत्यय लगा देते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, या क्रिया और क्रिया का योग करके हम जो क्रिया बनाते हैं, तो कहने का मतलब है जो क्रिया किसी के योग से बनती है वो हमारी यौगिक क्रिया कहलाती है। यौगिक क्रिया के जब हम प्रकार देखते हैं तो यौगिक क्रिया को हम 3 आधार पर बांटते हैं। कर्म के आधार पर बांटते हैं, अर्थ के आधार पर बांटते हैं, और अन्य क्रियाओं में। तीनों आधार में हमारी अलग अलग क्रिया होती है। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। जब हम क्रिया को कर्म के आधार पर बांटते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमारी जो क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आपको इसे समझना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि कर्म पर प्रभाव कैसे, तो आपको इसे ऐसे समझ लेना है कि जो क्रिया अपने साथ कर्म को लेती है वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे कैसे समझेंगे, तो इसे आप समझ सकते हैं कि क्रिया के साथ आप क्या से प्रश्न करें, क्या या किसको से। अगर आपने इन दोनों से प्रश्न किया और आपको उत्तर में कुछ आता है आंसर, तो वो आपका कर्म होता है, तो वह क्रिया आपकी सकर्मक होती है। आप कैसे पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण हमने लिया कि सोनू अखबार पढ़ता है और बालक सेब खाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सोनू अखबार पढ़ता है, तो हम यहाँ प्रश्न कर लेते हैं क्या पढ़ता है, हमें उत्तर मिलता है अखबार पढ़ता है। तो अखबार हमारा क्या हो गया, ये कर्म हो गया, यानी इस क्रिया ने क्या लिया है, कर्म लिया है, तो ये क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया। इसी तरह से बालक सेब खाता है, क्या खाता है, हमें पता चलता है सेब खाता है, तो ये जो सेब है ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। मतलब इस क्रिया ने क्या लिया है, अपने साथ कर्म लिया है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे पहचान कर सकते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया में परिभाषा कहती है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वो क्रिया हमारी
क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब इसे समझने वाली भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जब हम क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें वाक्य के अंदर या क्रिया के साथ कोई उत्तर नहीं मिलता। वहां पर जो क्रिया है यानी जो जब हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर शांत रहता है। कैसे? जैसे उदाहरण हमने यहाँ पे लिया कि कबूतर आकाश में उड़ता है और दूसरा उदाहरण है बालक रात में रोता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या उड़ता है, तो जैसे ही हम बोलते हैं क्या उड़ता है तो कोई उत्तर नहीं आता। आप में से बहुत सारे छात्र कहते होंगे मैम उत्तर तो आ गया, क्या उड़ता है मतलब कबूतर उड़ता है। तो ध्यान रखिएगा क्या उड़ता है से कबूतर उत्तर नहीं आता, कौन उड़ता है से कबूतर उत्तर आता है, क्योंकि कौन किसको दिखाता है, कर्ता को दिखाता है। तो कबूतर तो यहाँ पे उड़ने वाला है, तो जब वो उड़ने का काम कर रहा है तो वो तो वाक्य में क्या है, कर्ता है। इसका मतलब इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं आया है, तो इस क्रिया ने अपने साथ कर्म नहीं लिया। जब इस क्रिया ने अपने साथ कर्म नहीं लिया तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से बालक रात में रोता है, हम प्रश्न करेंगे क्या रोता है, फिर से उत्तर नहीं आएगा। आप कहेंगे मैम आया तो सही, बालक रोता है, तो क्या रोता है से नहीं, कौन रोता है से प्रश्न आता है। और हमें प्रश्न किससे करना है, क्या रोता है या किसको रोता है, इससे प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आएगा तो कर्म होगा और कर्म आया है तो सकर्मक, लेकिन यहाँ पर कोई उत्तर नहीं आता। तो इस वाक्य में हमारी जो ये क्रिया है रोता है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्य में जो क्रिया आई है ये हमारी अकर्मक, और इन दोनों वाक्यों में जो क्रिया आई है ये हमारी सकर्मक। ठीक है, इसी तरह से अगर सिंगल आपसे कोई शब्द देकर पूछा जाए तो भी आप इस प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि हंसना, इस क्रिया में यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो आप प्रश्न करेंगे क्या हंसता है। तो क्या हंसता है से कभी आपको कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा कि कोई निर्जीव प्राणी या किसी चीज का आंसर आ रहा हो। कौन हंसता है से तो आप आंसर दे सकते हैं कि राम हंसता है, मोहन हंसता है, सोहन हंसता है ना। तो जब इससे कोई उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हंसना क्रिया आपकी अकर्मक। और अगर मान लो जैसे शब्द आपको दे दिया लिखना, तो आप प्रश्न करेंगे क्या लिखता है, तो उत्तर में बहुत कुछ आ सकता है। निबंध लिखता है, पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, कविता लिखता है, यानी इतने सारे उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो लिखना शब्द है ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सकर्मक क्रिया है हमारी वो दो प्रकार की होती है। कभी कभी हमसे परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाता है कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब ऐसी क्रिया जिसका एक कर्म है तो एक कर्मक, ठीक है, और ऐसी क्रिया जिसका दो कर्म है तो वो द्विकर्मक। जैसे उदाहरण हमारा यहाँ पे दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ता है, यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसने एक कर्म लिया है, तो ये क्रिया हमारी एक कर्मक हो गई। ठीक है, और यहाँ पे दिया मोहन दीपक को पुस्तक पढ़ाता है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ाता, क्या पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, दीपक को पढ़ाता है। तो यहाँ पर एक कर्म और ये दूसरा कर्म, तो यहाँ पर पढ़ाता जो शब्द आ गया, इस शब्द ने क्या लिए, दो कर्म लिए, तो पढ़ाता हमारा क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया, और पढ़ता जो है ये एक कर्मक क्रिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ लेंगे, आराम से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो जब देखते हैं ये क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा में हम देखते हैं कि कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, यानी इसकी परिभाषा क्या आ जाती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आ जाती है और वो संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। मतलब वह संज्ञा जो क्रिया का अर्थ लिए हुए है, इस तरह से हम कह सकते हैं, या वह क्रिया जो संज्ञा का अर्थ लिए हुए है। तो कहने का मतलब है स्थान होता है संज्ञा का और वहां पर आ जाती है कोई क्रिया, तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ।
उदाहरण इस तरह से होगा, जैसे मान लो हमारा वाक्य दिया है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर ये जो टहलना शब्द है ये हमारा शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में अक्सर हमारी संज्ञा आती है। तो यहाँ पे और हम देख भी सकते हैं लाभदायक है, क्या लाभदायक है यहाँ पे पूछा, देखें हम तो टहलना शब्द आता है और ये किसके स्थान पर आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर। तो ये वाली जो हमारी क्रिया है ये हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर दिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रेरणा दी जाती है, मतलब हम कोई प्रेरणा देते हैं किसी तरह की काम करवाने के लिए जब हम कहते हैं तो वो क्रियाएं हमारी प्रेरणार्थक क्रिया आती है। और ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करने के लिए कहता है। जब हम किसी वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहने वाला व्यक्ति जिसको बात सुना रहा है उससे काम करवा रहा है। तो एक क्रिया इसमें होती है, यानी एक प्रेरणा इसमें होती है, तो इसलिए इसको प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। और जब हम बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक की, तो इसमें पहला जो कहने वाला व्यक्ति है वो सुनाने वाले व्यक्ति से कहता है कि आपको यह काम किसी तीसरे व्यक्ति से करवाना है। तो यानी इसके अंदर दो प्रेरणा आ जाती हैं। कैसे, जैसे जब हमने बात करी प्रथम प्रेरणार्थक की, तो एक व्यक्ति कहने वाला और ये सुनने वाला, इसने इसको काम करने के लिए कहा, तो यहाँ पर एक प्रेरणा, इसलिए इसको प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। यहाँ पे जब बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक की, तो कहने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से कहता है पहली प्रेरणा कि ये काम करवाना है, और जब किससे करवाना है, ये किसी तीसरे से कराएगा, तो जब ये कराएगा तो ये भी तो इसको प्रेरणा देगा। तो पहली प्रेरणा और दूसरी प्रेरणा, तो इसलिए इसको द्वितीय प्रेरणार्थक कह दिया जाता है। इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारी क्रिया होती है उसके अंदर जो धातु है, धातु के अंदर हम आना या लाना शब्द लगाकर इस क्रिया को बनाते हैं। जैसे बन शब्द में हमने आना लगाया तो बनाना हो गया, और इसी तरह से जो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, हम धातु में वाना शब्द लगाकर, यानी वाना शब्दांश लगाकर हम इस क्रिया को बनाते हैं। जैसे बन धातु के अंदर हमने वाना लगाया और बनवाना। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरह से आएगा। जैसे देखो, उदाहरण हमने लिया दीपू खाने में चावल बनाना, तो हम दीपू से कह रहे हैं कि दीपू को खाने में क्या बनाना है, चावल बनाना है। तो हमने कहा है तो काम कौन करेगा, दीपू करेगा और वो चावल बनाएगा। ठीक है, तो हमने कहा एक व्यक्ति को, तो एक प्रेरणा। तो इस वाक्य के अंदर जो है ये हमारी प्रथम प्रेरणा है। ठीक है, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी ये। और जब इसके बाद हम दूसरे वाक्य को देखते हैं दीपू खाने में चावल बनवाना, तो अब इस वाक्य से पता चलता है कि दीपू खाने में खुद चावल नहीं बनाएगा, वो किसी से बनवाएगा, वो किसी तीसरे व्यक्ति को कहेगा। तो बस हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जो ये बनवाना है ये हमारी कौन सी क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ये द्वितीय के अंदर आ जाएगा। तो बस हमें इतना ही समझना है, जैसे यहाँ पे बन में आना लगा और यहाँ बन में वाना लगा, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले आते हैं हमारी अन्य क्रिया। अन्य क्रिया के अंदर सबसे पहली क्रिया हमारे यहाँ पर दी है पूर्वकालिक क्रिया। नाम से आपको जानना है पूर्वकालिक, काल का मतलब है समय, पूर्व माने पहले, वह क्रिया जो पहले समय में हुई है। तो जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं वाक्य में, तो अक्सर हमारे किसी वाक्य के अंदर दो क्रिया एक साथ हुई होती हैं, तो हम जानते हैं कि जो क्रिया पहले हुई है वही क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से, तो इसकी पहचान क्या है कि धातु के साथ कर शब्द आपको देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे वाक्य दिया है उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य दिया है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में दो क्रिया हुई है, एक नहाना और दूसरा भोजन करना। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया है, सबसे पहला काम किया है नहाकर, और उसके बाद दूसरा काम क्या है, भोजन करना। तो ये दूसरा काम है। अब इसने कहा है कि पूर्वकालिक, तो पूर्वकालिक वो होती है जो हमने पहले काम किया। तो नहाकर, और आपको पता है नहा शब्द में कर हमने लगा दिया, तो ये हमारी क्रिया हो जाती है
पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो ये क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। बस सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य क्रिया के अंदर दूसरी आती है हमारी संयुक्त क्रिया। आप लोगों के एग्जाम के लिए संयुक्त क्रिया में इतना ही जानना है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने या दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ उसमें आ जाएं, वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे बालक दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। अब इसमें देखेंगे दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, ये तीन आपकी यहाँ पर क्रिया आ गई, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। उसी तरह से दूसरा वाक्य दिया है, विजय किताब पढ़ सकता था। तो पढ़ ये एक धातु और सकता था ये दूसरी धातु, तो दो आ गए इसमें, तो हमने कहा ही है दो या दो से अधिक, तो ये भी हमारी क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो आपको इतना ही जानना है, आपके पहचान के लिए आ जाता है परीक्षा में वाक्य देकर कि इनमें से कौन सा वाक्य है जिसके अंदर संयुक्त क्रिया है। तो आपको ये पहचानना है कि उसके अंदर दो क्रियाएं होनी चाहिए अलग अलग, जैसे पढ़ना और ये सकना, दो क्रियाएं अलग अलग है, तो इस तरह से उसके अंदर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट हमारी अन्य क्रिया के अंदर आती है तीसरी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रिया होती है कि जो मुख्य क्रिया के साथ भाव स्पष्ट करे या उसके काल को स्पष्ट करे। दो चीजें स्पष्ट करती है, एक तो भाव पूरा करती है और दूसरा काल को स्पष्ट करती है कि वाक्य हमारे किस काल का है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखें, दिया है निखिल घर जाता है और दूसरा वह किताब पढ़ रही थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जाता और है ये दिया है और यहाँ पढ़ और रही थी। तो ध्यान रखिए, जब हम देखेंगे तो इसके अंदर जाता और पढ़ ये दोनों क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या है हमारी मुख्य क्रिया, और यहाँ पर ये है और रही थी ये दोनों हमारी सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे। दूसरा, अगर हम काल की बात करें तो हमें पता चलेगा निखिल घर जाता है, तो ये हमारे वर्तमान को दिखा रहा है कि वाक्य क्या है, हमारे वर्तमान काल का है। और यहाँ पे वह किताब पढ़ रही थी, तो ये थी आ गया, तो ये हमको दिखा रहा है कि वह क्या है, हमारा बीते समय का है यानी भूतकाल का है। तो इस तरह से हमें काल भी दिखाता है। तो सहायक क्रिया हमारे भाव को स्पष्ट करती है, वाक्य को पूरा करती है और काल को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये सहायक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अन्य क्रिया के अंदर अगली आती है हमारी कालवाचक। अब कालवाचक का मतलब क्या होता है, कालवाचक के अंदर यानी क्रिया का वह रूप होता है जो उसके काल को बताता है। ठीक है, कालवाचक के अंदर क्रिया का वह रूप जो उसके काल को बताता है कि वह भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है, और यहाँ से ही हमारा काल शुरू होता है। तो हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं काल की, तो हम पाते हैं कि काल हमारा 3 प्रकार का होता है। देखो, ऐसे पढ़ने के लिए तो हमारे काल को हमें ना बहुत सारे समय की ज़रूरत है, लेकिन अभी परीक्षा के लिए हमें रिवाइज करना है, और कहते हैं ना जल्दी अंतिम समय में एक छोटी सी संजीवनी बूटी मिल जाए तो जीवन दान मिल जाएगा। तो ये बस वही है, ट्रिक बता रही हूं, समझने की कोशिश करना। अगर इसको समझकर आपने आंसर दिया तो आराम से कर सकते हैं। भूतकाल याद रखना, इसमें कुछ सहायक क्रिया आपको लिख कर दी है। वाक्य के अंत में अगर आपको या, ये, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे इस तरह के शब्द दिखाई दे, तो सबसे पहले जानना कि वो भूतकाल के वाक्य हो सकते हैं। वर्तमान काल की बात करेंगे, वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं, रहा, रही, रहे ये दिखाई दें तो मान लेना कि वो वर्तमान का हो सकता है। ठीक है, भविष्य में बात करेंगे तो गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे, अगर ये वाक्य के अंत में दिखे तो वो भविष्य काल का हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा है हो सकता है, पहले इन तीनों को पहचान करनी है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, आगे खतरा है। अब ये चीज आपने अपने दिमाग में सेट कर ली,
ठीक। अब इसको हमें ऐसे कोड करना है कि अगर हमारी परीक्षा में हमसे काल का कोई भी प्रकार पूछेगा तो हम उसको कैसे पहचान कर बताएंगे, वो समझ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल में हमारा जो काल है वो 6 प्रकार का हो गया। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूतकाल कहता है कि काम तो बीते समय में हुआ है, लेकिन उसको हुए कितना समय हुआ इसका कोई हमें ज्ञान नहीं है। कल भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 1 साल पहले हो सकता है, 1 सदी पहले हो सकता है। मतलब कितना समय, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। तो अब हमारे पास ये इतना समय नहीं है कि हम सबकी परिभाषाओं को रटते फिरे और उनको तब समझते फिरे। अब इसको ऐसे समझ लो, जब बात आएगी सामान्य भूतकाल की तो आपको इसके अंत में जाना है। वाक्य के अंत में क्या दिया है? या। और याद करो, मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में या दिया है तो आप उसको किस में रखेंगे? भूतकाल में। तो केवल या दिया है तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। माँ ने खाना बनाया। कितना समय लगा है, कितने समय पहले खाना बनाया था, इसका कोई ठीक से ज्ञान नहीं है। ठीक है, 1 घंटे पहले, सुबह बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, हमें इसका ठीक से कोई अंदाजा नहीं। माँ ने खाना बनाया, सामान्य भूतकाल। दूसरे नंबर पर आता है आसन्न भूतकाल। इनके नाम को समझना और कोड समझना। आसन्न का मतलब होता है समीप का, नजदीक का, और आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, वर्तमान से सटा हुआ है। ठीक है, वर्तमान से सटा हुआ है और भूतकाल में प्रवेश कर रहा है। तो इसमें जैसे वाक्य देखते हैं, माँ ने खाना बनाया है, तो ध्यान रखिएगा या और है, यानी ये भूतकाल और ये वर्तमान दोनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हों तो ध्यान रखना, या तो ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा या तो ये पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। ठीक है, 2 इसके अंदर आ जाएंगे। जब ये भूतकाल और ये वर्तमान काल एक ही वाक्य में दोनों ऐसे जुड़े हों तो वो आसन्न भूतकाल कहलाएगा। बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। ऐसा भूतकाल जो पूरा हो चुका है, मतलब इस काम को हुए बहुत अधिक समय हो चुका है, ये पूरी तरह से भूतकाल का हिस्सा बन चुका है। तो ध्यान रखना, पूर्ण भूतकाल मतलब इसमें डबल भूत होता है। अब कैसे डबल भूत समझना है? माँ ने खाना बनाया था, या मैंने आपको बताया ये क्या है? भूतकाल का हिस्सा है, और था ये भी भूतकाल का हिस्सा है। तो ध्यान रखिए, एक भूत दूसरा भूत, तो डबल भूत हो गया। जब ये डबल भूत हो जाए तो उसका वाक्य पूर्ण भूतकाल होता है। ध्यान रखना, ये वो ट्रिक बता रही हूं जिसे आपको काल को बस अच्छे से जल्दी से समझना है। इन बातों को ध्यान रखना, इनके नाम से इसको याद रखना। संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे। अब देखो, शब्द दिया है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदिग्ध का मतलब होता है जिसका हमें ज्ञान ना हो, और जिसका हमें ज्ञान नहीं होता वो तो भविष्य भी होता है। समझ गए ना? जिसका हमें ज्ञान नहीं होता वो भविष्य होता है, और जिसका हमें ज्ञान नहीं होता वो संदिग्ध होता है। मतलब भविष्य बराबर संदिग्ध, दोनों को जोड़ लीजिए तो जो हमें नहीं पता वो संदिग्ध यानी भविष्य। अब इसके बाद दिया इसने भूतकाल, तो ध्यान रखिए, एक भविष्य और एक भूतकाल। वाक्य के अंत में जाइए, माँ ने खाना बनाया होगा, या क्या है? भूत। ठीक है, भूतकाल, ये भूतकाल को दिखा रहा है। और होगा, याद करो मैंने आपको ट्रिक में बताया, कहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, होगा, होगी, होंगे, ये सब किस में आएंगे? भविष्य में आएंगे। भविष्य बराबर संदिग्ध, याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया भविष्य बराबर संदिग्ध, तो यानी इसको आप कह सकते हैं संदिग्ध, यानी ये भविष्य को दिखा रहा है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। तो भूत और भविष्य जहाँ एक साथ आ जाए वो क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद हम बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण का मतलब है अधूरा, और अधूरा क्या होता है? अधूरा वो होता है जो वर्तमान में है।
समझ गए ना, शब्दों को समझ लीजिएगा। अपूर्ण वो होता है जो वर्तमान में है, और भूत मतलब जो बीत चुका है। आपको पता है, वाक्य के पास जाइए, माँ खाना बना रही थी, तो याद आ गया होगा रहा रही रहे, ये मैंने कहाँ बताया था, वर्तमान में आपको बताया था। तो वर्तमान के साथ यहाँ पर थी आ गया, फिर से भूत आ गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले वर्तमान और फिर भूतकाल जब दिया हो तो जिसमें रहा रही रहे ये वाले शब्द आ जाए तो वो अपूर्ण भूतकाल के अंदर आएगा। समझ गए? रहा रही रहे का संबंध यदि था थी थे के साथ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। समझ गए? नेक्स्ट आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु शब्द का मतलब होता है कारण, एक कारण दूसरा कारण। कारण मतलब क्रिया कह सकते हो, तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, वो हमारा हेतु हेतु मद कहलाता है। हम कह सकते हैं जिसमें शर्त दी जाती है, एक काम होगा या नहीं होगा इसका निश्चय दूसरा काम करेगा उसके होने ना होने पर। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे समझिए, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ दी हो और वो क्रियाएं किसकी हो? भूतकाल की हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, वाक्य दिया है, यदि मैं जल्दी घर चला गया होता तो माँ ने मेरा भी खाना बनाया होता। अब ये बताइए, उसने ये बात जो कही है कि यदि मैं जल्दी घर चला गया होता तो माँ ने मेरा भी खाना बनाया होता, तो वर्तमान स्थिति में क्या है? ना तो वो जल्दी गया है और ना माँ ने खाना बनाया है। मतलब ये काम कब हो गया? ये बीते हुए समय में हो चुका है। ठीक है, तो अब बस उस पे पछतावा किया जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है और काम कब है? बीते हुए समय में। तो ये वाक्य हमारा किसके अंदर आएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल के अंदर आएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई, इस पॉइंट से याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा वर्तमान। जब वर्तमान काल की बात करते हैं, चार प्रकार का वर्तमान काल आ जाएगा आपका। सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब जिसमें काम हमारा सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है, या जो आदत को सो कर आता है। रोजमर्रा के काम हमारे किसके अंदर आते हैं? सामान्य वर्तमान के अंदर आते हैं। जैसे दिया है, अजय सुबह में अखबार पढ़ता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसकी पहचान हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में ता है ती है मिल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। सामान्य वर्तमान, उसकी आदत है, सुबह में क्या करता है? अखबार पढ़ता है, तो ये उसके रोजमर्रा के काम में आ जाता है, उसकी आदत में आ जाता है। तो जो रोजमर्रा के काम आदत को दिखाता है वो हमारा सामान्य वर्तमान काल का होता है। तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल, जो अभी इसी समय चल रहा है। मतलब शुरू पहले हुआ है बीते समय में और अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, इस समय हो रहा है, तो यानी तत्काल में है, या कहें कि ऐसा वर्तमान जो अभी अधूरा है। ठीक है, दोनों ही इसके नाम होते हैं, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो इस तरह का जो वाक्य है, जैसे अजय अखबार पढ़ रहा है, तो याद रखिए रहा रही रहे ये अपूर्णता को दिखाते हैं। वर्तमान के हैं, वर्तमान की अपूर्णता को दिखाते हैं, रहा रही रहे। तो रहा रही के बाद है लगा है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान यानी तात्कालिक वर्तमान के अंदर आ जाएगा। समझ गए? अब देखो आगे दिया है संदिग्ध वर्तमान। फिर से संदिग्ध दिया है, याद रखिएगा मैंने संदिग्ध को क्या बताया है कि संदिग्ध आपका किसको दिखाता है? भविष्य को दिखाता है, यानी संदिग्ध जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और जो नहीं पता है वो भविष्य भी होता है। तो इसके वाक्य के अंत में देखते हैं, अजय अखबार पढ़ रहा होगा। ध्यान रखिए, रहा किसको दिखा रहा है? वर्तमान को। होगा किसको दिखा रहा है? भविष्य को। वर्तमान और भविष्य आ गए, मतलब वर्तमान और भविष्य आ गए, यानी संदिग्ध वर्तमान। हमेशा पहचान रखनी है, ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट होता है आपका। संदिग्ध वर्तमान हो या संदिग्ध भूतकाल हो या आपका भविष्यकाल हो, इन तीनों को मैच करके आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर फोकस करिएगा ज़्यादा।
अगला आता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान मतलब जिसकी हम बात कर सकते हैं ऐसा वर्तमान जो अभी अभी पूरा हुआ है, यानी उसमें भूतकाल का भी टच है। तो मैंने आपको बताया जैसे अजय ने बच्चे को अखबार पढ़ाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, भूत, और ये हो गया वर्तमान। तो मैंने आपको बताया ही जहां भूत और वर्तमान एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहां पर पहले भूत है और बाद में वर्तमान है, ये वाला हिस्सा। तो ये किसको दिखाता है, पूर्ण वर्तमान को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है, पूर्ण वर्तमान को। तो आप आराम से इसको पहचान कर सकते हैं। चलिए अगला आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल हमारा 3 प्रकार का माना जाता है। तो भविष्यकाल में सबसे पहले हमारा दिया है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल के अंदर हम कह सकते हैं जो काम हमारा भविष्य में होने वाला निर्धारित हुआ है या जो भविष्य में होगा, उस क्रिया को हम भविष्यकाल के अंदर रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है, वह कल से स्कूल जाएगा। वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा सामान्य भविष्यकाल को दिखाता है। संभाव्य भविष्यकाल दूसरा दिया है। ध्यान रखिएगा, भविष्य एक तो भविष्य, ऊपर से संभाव्य। संभाव्य का मतलब है जिसकी पूरी तरह से, जिसका मतलब हमको कोई पता ही नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा। एक तो होता है हम कहते हैं कि ये काम भविष्य में हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा काम होता है जिसका हमको ये पता ही नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा, जहां पर संदेह हो, तो वो काम हमारा किस में आता है, संभाव्य भविष्य के अंदर आता है। इस तरह के वाक्यों के अंदर शायद, संभवतः, हो सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण दिया है, शायद अगले महीने परीक्षा हो जाए। एक तो यहाँ पर हो जाए, ये भी किसको दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है, और शायद ये भी किसको दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है। मतलब ऐसा काम है कि भविष्य में भी कोई पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो वो किस में आएगा, वो संभाव्य भविष्य में आएगा। इसके बाद तीसरा आता है हेतु, हेतु मद भविष्यकाल। फिर अब उसी तरह से हमको पता है हेतु, हेतु का मतलब क्या है। हेतु, हेतु का मतलब है कि एक कार्य का होना ना होना दूसरे कार्य के होने ना होने पर निर्भर करता है, लेकिन ये काम कब होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, तो वो हेतु, हेतु मद भविष्यकाल कहलाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। करोगे और जाओगे, दोनों ही काम कब होने हैं, भविष्य में होने हैं। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। कहने का मतलब है इसमें 2 काम हैं, एक काम का होना ना होना दूसरे काम के होने ना होने पर निर्भर करता है, और दोनों ही काम कब होने वाले हैं, भविष्य में। इसलिए ये हेतु, हेतु मद भविष्य के अंदर आएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई, और उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया और काल शॉर्ट में समझ में आ चुका होगा। अब देखो ध्यान रखना, इस समय इसी तरह से समझने का हमारे पास समय है, और जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो आसानी से फिर आपको इसको और विस्तार से पढ़ना समझना। अभी इतना ही शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। और एक चीज़ और, ये अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, ये PDF आपको मेरी एप्लीकेशन, जो मेरा ऐप है हिंदी अकेडमी, उस पर आपको ये मिलेगा। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, YouTube PDF के नाम से बॉक्स है, उस पर आप क्लिक करिए, वहाँ पे आपका आ जाएगा जो UPSI के लिए रिवीजन क्लास ऑप्शन होगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिन छात्रों का एग्ज़ाम आज के बाद यानी 2 दिसंबर तक कभी भी है, उन छात्रों के लिए मैंने अपने एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका उसमें चार्ज नहीं लगेगा। आपको जाना है एप्लीकेशन पर, हिंदी अकेडमी पर, वहाँ टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक ऑप्शन दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें लिखा हुआ है UPSI। तो बस वहीं पे क्लिक करके आप अपना सेट पेपर वहाँ पर दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर वो टेस्ट दे सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।